दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है चाय की चर्चा पर। हालांकि अभी चाय आई नहीं है, लेकिन चर्चा चाय पर ही रहेगी, जो कि हमारा शाम का समय होता है। हमारे साथ आज फिर से परवेज जी हैं, जो कि कानूनी जानकार होने के साथ साथ पर्यावरणविद भी हैं और मुस्लिम पसमानदा राजनीति में विशेष असर रखते हैं अपना। इनके पद से आप परिचित आप लोग पहले से ही हैं। 1 महीने पहले हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि वर्तमान परिदृश्य में भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की जरूरत है, और उसके लिए हमने चाइना और मालदीव का जिक्र किया था। माफ कीजिएगा, हमने चाइना और इंडोनेशिया का जिक्र किया था कि वहां पर किस तरह की विदेश नीति है जिसके चलते सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। वहां कोई दंगे नहीं होते हैं, कोई बवाल नहीं होता है, और वो इकोनॉमी में टॉप पर है। और ये हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र की जो इकोनॉमी होती है वो विदेश नीति पर बहुत बड़ी हद तक निर्भर करती है। अभी इसी चीज को कोट करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में जब भारत से विश्व को बहुत बड़ी आकांक्षाएं हैं, बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, ऐसे में हमें विदेश नीति में बदलाव की जरूरत है। तो ऐसे में मुझे लगा कि जिस चीज की चर्चा हमने 1 महीने पहले की थी, उसी चीज को लेकर हमारा देश अब जो नेतृत्व है देश का वो संजीदा है और उसके बारे में सोच रहा है। तो इसके लिए मैं परवेज जी आपको धन्यवाद दूंगा। आपको जो है मेरी शुभकामनाएं कि आपकी बात कहीं तक पहुंची और उस बात को लेकर कहीं पर कार्य होने की गुंजाइश हुई है, भले ही वो किसी भी तरीके से पहुंची हो। आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं कि आप इस मामले पर आगे का और प्रकाश डालिए कि क्या होना चाहिए। नमस्कार शर्मा जी और सभी हमारे इस चैनल के दर्शक। वाकई में आज हमने जब अखबार में देखा दैनिक हिंदुस्तान में कि हमारे विदेश मंत्री ने जो है जयशंकर जी ने एक बयान दिया कि बदलते परिदृश्य में विदेश नीति में बदलाव जरूरी। तो मुझे अपना वो इंटरव्यू जो है आपके चैनल पे दिया था वो मुझे याद आया, जो अब से ठीक 1 महीने पहले जी। क्योंकि आखिर देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है और सोशल एक्टिविस्ट जो होता है, अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है और देश के बारे में उसको अगर चिंतन है कि देश किस तरीके से मजबूत से और मजबूत बन सकता है, क्या इसकी दिशा जो है वो नुकसानदेह है या इसकी दिशा जो है वो फायदेमंद है, तो इन सब का एक जो है वो इवैल्यूएशन है, एक मूल्यांकन एक बहुत जरूरी है। ये बुद्धिजीवियों का काम, जी बिल्कुल, संस्थाओं का काम। बिल्कुल। और ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग किसी का चाटुकार नहीं होता है जी, वो कड़वी बात कहता है और सच बोलता है। अब यही है कि कभी कभी हम लोग बड़ी साफ साफ बात कह देते हैं तो लोग कह देते हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये आरएसएस के हैं। लेकिन जो बात आपने कही लेकिन थी, सवाल यह है कि हम कभी कभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, हम और जगहों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। अगर हम उनकी नीतियों को, उनकी चीजों को हम नहीं कहेंगे तो वो अपनी जगह उन जगहों पे जो सरकार का भी अपना एक थिंक टैंक होता है, तो वो अपनी जगह पर उस चीज को भले ही मजाक में ले लें या एक प्रतिक्रिया में ले लें, एक बाकायदा सिस्टम काम करता है, सरकार का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। कोई आदमी ये ना समझे कि अगर उसके मुंह से या किसी चैनल से, छोटे चैनल से, बड़े चैनल से, कोई यही नहीं है कि इंडिया टीवी पे अगर कोई बात चल रही तो वही बहुत बड़ी बात हो गई और किसी जगह से। ये अब ग्लोबलाइज हो गया है और ये अब सोशल मीडिया ऐसी चीज हो गई है कि सब जगहों पे जो है वो अपने अपनी जगहों पे बन गए हैं और वो मॉनिटर करते हैं, उस चीज को वहां तक पहुंचती है। सरकार का एक बाकायदा तंत्र है। यही वजह है कि अगर कोई चीज वायरल हो जाती है और वो चीज गलत होती है तो सरकार का तंत्र तुरंत छापा मार करके एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तारी भी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि मैंने ये महसूस किया, क्या उस बात को सरकार गंभीरता से ले रही है, तो मुझे बड़ी इस बात की प्रसन्नता हुई, खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि इस विजन के ऊपर जो है थोड़ी बात खुल करके हो। जी बिल्कुल। क्योंकि अब ये क्यों कही ये बात,
भाई एक नीति वो थी कि कहा जाता था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से ना बैर। काहू से बैर। और जवाहरलाल जी की नीति हो या कांग्रेस की नीति हो या पिछली सरकारों की नीति हो, अब तो ये भी कहा जा सकता है कि सरकारों की नीति रही हो, तो वो अपनी जगह पर जो है ना काहू से बैर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर किसी से बैर और हर किसी से दोस्ती, तो ये भी दोनों चीज का जो बीच का मामला है वो अपनी जगह उतना आदमी कमजोर समझता है, ये राष्ट्र कमजोर है। जैसे बेपेंदी का लोटा, इधर लुढ़क गया उधर लुढ़क गया, इसका अपनी जगह पर कोई दिशा ही नहीं है। तो ऐसा न हो करके ये जो बयान दिया अभी कि बदलते परिदृश्य में विदेश नीति बदलाव जरूरी, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा बयान। और विदेश मंत्री जी ने, जो जयशंकर जी ने बयान दिया, तो जाहिर सी बात है कि इतने यशस्वी एक विदेश मंत्री ने ये जो बयान दिया है, तो ये सरकार का अपनी जगह पर मंतव्य जरूर इस तरीके का कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है, और मंथन होना भी चाहिए। कि हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ में जो है हमारे चारों तरफ राजनीतिक घटनाक्रम। अब इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि जिस देश को हमने पैदा किया, जिस देश के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई हमने लड़ी और उस देश को आजाद कराया, और उसको खुद कब्जा न करके उसको हमने जो है स्वायत्तता सौंपी, जिस लड़ाई में हमारे जो है वो हजारों सैनिकों ने अपनी जान दी, और जिस जंग में जो है वो 1 लाख दुश्मन के सैनिक बंधक बनाए गए जिन्होंने सरेंडर किया, उस मुल्क को हमने जो है वो जन्म दिया। और जन्म देने के बाद आज स्थिति ये है कि उस मुल्क में जो है वही लोग पराये हो गए जिन्होंने उस मुल्क को बनाने में जो है योगदान दिया। बहुत गहराई में न जाकर के इतनी बात आप सोचिए कि क्या स्थिति हो रही है, परिदृश्य बदल रहा है। मुझे तो उस निर्णय में कि एक अलग मुल्क बनाया जाए, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करें, मुझे उस निर्णय पर ही कहीं पर शंका होती है अपने मन में कि शायद वो फैसला कुछ और अच्छा लिया जा सकता था जो नहीं लिया गया। देखिए फैसला तो ये भी हो सकता था कि बंटवारा हुआ था ना 1947 में जी, तो बंटवारे में लोगों का ये कहना था, अरे साहब हमने तो बड़ी जानें दी हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने में। एक जहनियत ये भी बनी, मैं कह रहा हूं इस बात को, ये बात जो है राजनीतिक पटल पे अभी नहीं आई है, पहली बार मैं किसी चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि शायद लोगों के जहन में, हिंदुस्तान के अशराफों के जहन में ये बात रही हो कि हमने 1000 साल तक, 800 साल तक यहाँ पर सरकार चलाई है, सत्ता में रहे हैं जी, तो चलो जम करके इन अंग्रेजों ने जो है मुगलों के हाथ से सत्ता ली है, तो इन अंग्रेजों को भगाओ, भगाने के बाद देखा जाएगा, फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। और वो अगर सत्ता में नहीं आए तो उन्होंने कहा हमको एक अलग मुल्क दे दीजिए, राज दे दीजिए, हमने राज किया है, राज करेंगे। तो अगर ऐसे नहीं मानोगे तो हो सकता है मॉरल उनका इस बात का गवारा न किया हो कि कहाँ मतलब यह है कि 80% और कहाँ 20%, और कैसे ये संभव है। तो अब यह वो दौर तो रहा नहीं कि साहब घोड़ों से आए और मतलब यह कि बंदूकों से आए और आकर के सबको लड़ा करके लूटपोट करते चले गए, लूटपाट करके, और उसके बाद रहे तो रहे, नहीं रहे तो सामान लेके चले गए। तो ये सब जो चीज थी, अब वो दौर तो नहीं है। आज के उस दौर में जब अंग्रेजों को आप देखिए कि 17 मुल्क सन 1940 से लेकर के 1949-50 तक जो है ये मुल्क सब आजाद अंग्रेजों के उससे हुए। हमारा चाइना 2 साल का फर्क है आजादी का, जी, पाकिस्तान का 1 दिन का फर्क है। तो ये जो एक बदलाव हुआ, तो इस बदलाव में जो हुआ तो ये कहा गया कि साहब ठीक है बंटवारा हो गया, तो बंटवारा हो गया, और उसके बाद जो है ये लोग उनको सामाजिक न्याय नहीं दे पाए। मेहनत जो है बांग्लादेश वाले करते थे, खाते थे पाकिस्तान वाले, पश्चिमी पाकिस्तान वाले, पूरब का कमाता था, पश्चिम का खाता था। ये भी एक विदेश नीति का हिस्सा था इनका। तो यह विदेशी, तो अब सवाल यह है कि जब हमने जो है वो उसको आजाद कराया, तो आजाद कराने के बाद हमको एक ऑप्शन ये भी रखना चाहिए था कि अगर मतलब यह है कि तुम इस काबिल नहीं हो, इसको चला सको या इसको अक्षुण्ण रख सको, तो आप हमारे साथ आ जाइए, भारत का एक उपनिवेश बन के या एक राज्य बन के या एक
या दूसरे शब्दों में हम अपने हम अपने कटे हुए घर को फिर से अपने घर में मिला सकते थे। लेकिन बजाय इसके जो है वो ये हुआ कि हम बड़े खुश ये हुए कि देखो हमने जो है वो आधा हिस्सा जो है वो काट दिया। सवाल ये कि यहाँ ये बात हो गई कि देखो हमने पाकिस्तान को चोट दी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हमने जो है वो कश्मीर का बदला ले लिया, ठीक है, और हमने बांग्लादेश कर दिया। आज क्या पोजीशन हुई? आज भाई आप समझिए कि 5 साल के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जिसको बंगबंधु कहा गया, उसके इन लोगों ने पूरे परिवार को मार दिया 5 साल के अंदर। और उसके बाद ये एक यही क्रम जो है लाठी डंडा लेकर के, आपने देखा होगा कि जब बांग्लादेश में खालिदा जिया को जो है जब भागना पड़ा जी, तो क्या था कि तहमत पहने हुए और लाठी लिए हुए, डंडा लिए हुए, फरसा लिए हुए पूरी सरकार उन्होंने जो कर दी। अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका सारा जो है असला छोड़ करके भाग गया। इतने बड़े हो, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत जिस तरीके से भागी है पीठ दिखा करके, उनके आंखों के सामने सब जो है उनकी गाड़ियां और सब उठा करके जो गोला बारूद और असला सब जो है लेकर के चले गए, और वो जो है अपने हाथ पांव पोंछ करके जो है वो अपने मुल्क चले, बैक टू पवेलियन हो गए, बैक टू पवेलियन हो गए। तो ये सब चारों तरफ की जो स्थिति है विश्व में, और देख लीजिए रूस में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। अब देखिए फिलिस्तीन जो है, जिसने खुद इसराइल को जो है वो अपनी जगह दी कि भाई आओ भाई रह लो, मेहमान को अगर घर में जगह दी जाए और दूसरे दिन मेहमान मालिक मकान से कहे आप बाहर का रास्ता देखिए, तो ये सब चीजें जो है वो बड़ी तेजी के साथ में अब एक बदलती जा रही है। हमें अब अपनी विदेश नीति को भी देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा फायदा किसमें है। एक सबसे बड़ी समस्या जो है भारत में क्या है, भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो दुनिया का रिलीजियस टूरिज्म का एक बेहतरीन मॉडल हो सकता था, हम उसके आज बदतरीन मॉडल होते जा रहे हैं। बदतरीन मॉडल ने बजाय हम उसका लाभ लेने के, उससे हम नुकसान उठाने नहीं, हमारे प्रायोरिटी में वो नहीं है कि हम जो है वो दुनिया को जो है वो रिलीजियस टूरिज्म का एक मॉडल दे सकते हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि दुनिया से धर्म कहीं चला गया है, कितने धर्म है। तो आप वो न देख करके आज बदतरीन मॉडल ये है कि ये वोट की एक जो है वो जगह बन गई है, सांप्रदायिकता की बातें करके मुस्लिम, आप देखें मैं खाली हिंदू सांप्रदायिकता की बात नहीं करता, बेईमानी हो जाएगी। बिल्कुल मुस्लिम सांप्रदायिक का आप देखिए कि उलेमा और ये मसला को मरकज और ये सब पूरे जो है वही जो पाकिस्तान बनाने में आगे आगे थे, पेश थे, आज भी इतने साल के बाद भी 18वीं लोकसभा में जो है वो चल रहे हैं, और आप जो है वो इतनी जज्बाती भड़काऊ बातें करते हैं जिसमें जो है वो ऐसा चीख करके इस तरीके से बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। कैसी कैसी बातें जो है वो इनकी भाषणों में होती है, और उसको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और इस तरीके से जो है आदमी को इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि वो ये समझता है कि ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो प्रैक्टिकली जमीन की बात वो मुसलमान नहीं सोचता कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज जरूरत इस चीज की है कि हम उन मॉडल्स की खोज करें शर्मा जी, कि जो मॉडल इस मुल्क को उस बर्बादी से, उस धार्मिक जो वैमनस्यता बढ़ रही है, इसको कैसे खत्म हो। है मॉडल है। सीधी सीधी सी बात, अभी नई दिल्ली में जो है वो एक बहुत बड़ा एक सेमिनार जो है इंडियन कल्चरल जो आपका इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, उसमें एक प्रोग्राम हुआ था जिसको अजीत डोभाल जी ने जो है वो किया था। उसमें वहां से जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं अजीत डोभाल जी इस सिलसिले में, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुस्लिम वर्ग में उनकी मान्यता भी है। और पूरे इंटरनेशनल जो मुस्लिम जगत है, आज क्या वजह है कि जहां कहीं मोदी जी जाते हैं तो वो मुस्लिम मुल्क जो है उनको एजाज से नवाजते हैं। तो ये इसलिए कि हमारे विदेश में जो है वो मुस्लिम कंट्रीज से जितने अच्छे संबंध हैं, जितना वो लोग हमारे साथ में जो है वो अपने आप को साथ में करना एक गर्व की बात करते, उतना ही इस मुल्क में जो है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में दूरी है। तो आखिर ये कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस जगह पर ये कौन सा हथियार है जो उस चीज को रोक रहा है, कौन सा ऐसा विचारधारा है जो उस चीज को रोक ये रहा है। ये तो बहुत ही गंभीर रिसर्च की बात है। नहीं, रोक ये रहा है
कि हमारे पास ये देखना पड़ेगा आज विदेश नीति में कौन सा मॉडल ज्यादा है। पाकिस्तान के हम चर्चा करते हैं तो क्या पाकिस्तान का मॉडल हम चर्चा करके उसको जो है प्रोवोक कर रहे हैं? मुझे थोड़ा सा हम बांग्लादेश की बात करें, प्रोवोक कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमारा मीडिया, मैं खुद भी मीडिया पर्सन हूँ, लेकिन हमारा मीडिया भारत की तुलना, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से करने लगता है। बड़ी गलत बात। अरे पाकिस्तान हमारा पैदा किया हुआ, हमने खुद कहा जाओ तुम्हें बड़ा अरमान है अलग रहने का, अलग रह ले बेटा। भारत की धरती तुम्हें अच्छी नहीं लगती, हाँ। भारत का सिस्टम तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिसमें पले बड़े तुमने जिस धरती पे 800 साल शासन किया, तुमको वो अच्छा नहीं लगा, तुम जो है लोकतंत्र में परिवर्तन को जो है वो आदि नहीं बन सकते, तुमको बादशाहत ही चाहिए है, तो तुमने एक मुल्क ले लिया, बात खत्म हो गई, ठीक है, रहो खुश रहो। वो जैसे कहते हैं कि अगर लड़का जो है घर छोड़ रहा है और वो तो उसके बाप यही कहता है कि जाओ खुश रहो आबाद रहो, जाओ खुश रहो आबाद रहो, तुम्हें अलग कमरा चाहिए, अलग कमरे में रहो, आबाद रहो है? कभी भूख लगे तो बताना, भूख से मरते हो तो बताना। हम अभी बाप जिंदा है, तो तुम्हारी स्थिति तो बाप वाली है। कभी भी पाकिस्तान मुकाबिल नहीं हो सकता, बिल्कुल। बांग्लादेश कभी मुकाबिल नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए जो प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, उसमें इंडोनेशिया के डिप्लोमेट्स थे, सरकार के अंग के लोग। एक विजन प्रस्तुत किया गया यहाँ पे, उस विजन को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। क्या विजन था वो? विजन ये था कि देखिए हमारे यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, वही परसेंटेज लगभग इंडोनेशिया में है, हिंदू पॉपुलेशन। यानी बैलेंस आप देखिए, यहाँ मुस्लिम का जो अल्पसंख्यक कहलाता है, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। दोनों का रेशियो एक ही तरीके। लेकिन आप देखिए कि वहां पर कभी भी इस बात पे दंगा नहीं होता कि यहाँ के नोट पे गणेश की मूर्ति क्यों है। वहां इस बात पे कभी दंगा नहीं होता कि बाली के अंदर जो है, अब आप देखिए वहां एक और मॉडल है, वहां पर बाली का मॉडल जो है वो 85% हिंदू का है, वहां पर मुस्लिम कम। लेकिन कभी इस तरीके का नहीं होता। वहां आप ये देखिए कि मुल्क अपनी जगह पर जो है, अच्छा उन पे कभी इस बात का भी भूत नहीं सवार होता जो यहाँ पे सवार हो जाता है। जो यहाँ पे जिस तरीके से मरकज और मसलक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके का जो है वो एक उल्लेख करते हैं, जिस तरीके की भूमिका लेकर के रखते हैं, वो वहां कुछ नहीं है। सीधा सीधा धार्मिक मामलात आप देख लीजिए, तो धार्मिक मामलात में इंडोनेशिया की ये हालत है कि हर नौजवान वहां का जो है वो हाजी है। वहां पर बगैर हज करके जो है वो शादी नहीं होती है। वहां शादी करने से पहले हज करने जाते हैं। खुदा का खौफ है। हमारे यहाँ खुदा का खौफ नहीं है। हमारे यहाँ हुजूर की मोहब्बत नहीं है। हमारे यहाँ हुजूर के आखिरी खुतबे पे अमल नहीं है। हमारे यहाँ ऊंच नीच को जो खत्म करने के लिए इस्लाम बना, उसकी जो है वो सोच नहीं है। हमारे यहाँ उन सब चीजों का जो हुजूर ने अपने आखिरी खुतबे में, जो अराफात के मैदान पे जिसमें इस्लाम पूरा हुआ, जिसमें दीन पूरा करने के लिए आखिरी आयत उतरी, जिसमें कुरान पूरा हुआ, और जो उन्होंने फंडामेंटल इस्लाम के बताए, उस पर कभी चर्चा नहीं होती हिंदुस्तान में। उसमें कोई मसलक जो है इस पे डिबेट नहीं कराता, कोई कॉन्फ्रेंसेस इस चीज पे नहीं होती। आप हिंदुस्तान का जो है वो संविधान उठा करके देखिए, उसकी परिभाषा देखिए, हुजूर का आखिरी खुतबा देखिए, दोनों में ऐसा लगता है जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो कुरान को पढ़ने के बाद सोशल जस्टिस की अम्बेडकर जी ने तो बहुत कुछ पढ़ा था। नहीं, सोशल जस्टिस की जो बात जी, सोशल जस्टिस, सामाजिक समरसता की बात कही, वो बात अपनी जगह पर जो है वो कितने इंपॉर्टेंट थी। एक सूरे बकरा में जो है 256 आयत में जो है वो ला इकरा ही फिद्दीन, ये चीज आई है। तो आप ये देखिए, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं। आपके भाषण बिल्कुल इस तरीके के होते हैं। अगर 80 साल का कोई जो है उलमा बुड्ढा है, वो भी इस तरीके से चीखता है, जिन्हें कहां से ताकत आ जाती है, चीख चीख करके, हाथ पांव फेंक करके जो है वो जज्बात में करना। और सबका टारगेट क्या है? पसमानदा मुस्लिम है। हिंदुस्तानी वो मुसलमान है 85% जो मुसलमान
अपनी जगह पे जिसके साथ ये लोग सामाजिक अन्याय करते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि हुजूर का आखिरी खुतबा आप नहीं मानते हैं, इस्लाम के फंडामेंटल्स को आप नहीं मानना चाहते। कि आपका मॉडल कौन है? आपका मॉडल वो है जिसने दीन इलाही चलाया, अकबर। अकबर। आपका मॉडल कौन है? जिसने बगैर, क्या इस्लाम में बगैर मुसलमान किया शादी जायज है? मुगलों ने जो है वो बगैर इस्लाम किए खाली सत्ता के लिए जो है वो राजपूतों से विवाह रिश्ते संबंध बनाए, रोटी बेटी के संबंध बनाए, लड़कियां दी, लड़के लिए। क्या ये सब इस्लाम की निशानियां हैं? कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सत्ता की बात थी। या आज जो मंदिर और मस्जिद जो झगड़ा है, सब क्या है? आप जो है, क्या मस्जिद मंदिर जिस जगह पर हो उस जगह पर जो है अगर आपने मस्जिद बना दी तो क्या इस्लाम में वो मस्जिद हुई? मैं तो एक खुली बात पूछता हूँ, मैं सारे उलेमाओं से पूछता हूँ कि क्या उसे आप मस्जिद कहोगे? क्या उसके लिए आप शहीदों की लाइन लगा दोगे? क्या उसके लिए आप जो है वो एक दंगा करा दोगे? लेकिन कैसे दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात है, आप एक चीज और देखिए कि लीडरशिप किसके पास है? लीडरशिप उन लोगों के पास है जो लोग 50-60% से ऊपर की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। क्योंकि वो जितनी जज्बाती और भड़काऊ भाषण देते हैं उतना ही वोट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कंसंट्रेट होता है और वो जीत करके आते हैं। अरे साहब बहुत जोरदार जिया और वर्क साहब है और बड़े जोरदार साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, बड़े जोरदार। एक वो सैयद शहाबुद्दीन वहां से हुआ करते 70% जहां पे मुस्लिम वोट है। ये सब लोग जो हार्ड कोर के लोग जो थे, जो जज्बाती और भड़काऊ भाषण करते थे, जो जंगों में जो है हीरो की तरीके से निकलते थे, तो ये सब जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अब आप एक बताइए कि जिन जगहों पर राजस्थान में 7% मुसलमान है, मध्य प्रदेश में 5% मुसलमान है, जिन जगहों पर जो है मुस्लिम, जिन गांव में जो है वो रोजी रोटी के लिए पसमानदा मुसलमान जो है 10-20-5% है, तो उनके लिए आप कौन सा मैसेज दे रहे हैं? ये सांप्रदायिकता जो है उनके विकास के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए क्या साफ कर रहे हैं? तो जो इंडोनेशिया का मॉडल है, इंडोनेशिया का मॉडल के ऊपर भारत में काम होनी चाहिए। अब अफसोस की बात तो यह है कि सरकार भी एक कमी, सरकार जो सोशल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपनी जगह पर जो है वो स्थान नहीं दे। कितने ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सेक्टर पे मुस्लिम में काम कर सकते, लेकिन आपको अच्छा कौन सा लगता है? रिलीजियस। क्योंकि आपके फतवे और अपीलें कौन जारी करते हैं? वो जारी। तो जैसा आपने बोया वैसे काट रहे हैं। आपको जिन लोगों ने बोया वही उसी की फसल है। आपको जो चेंज करना है, जो बात आ रही है, वाकई में आपको जरूरत इस बात की है कि आप माइनॉरिटीज को लेकर के इंडोनेशिया का पैटर्न आपको पूरे तरीके से लागू होना चाहिए। और देश के विकास के लिए देखिए एक चीज और आ जाती है कि हिंदुस्तान की जब बात आती है तो चाइना का जो पॉपुलेशन है और आपका जो पॉपुलेशन है, ये दो ही मुल्क ऐसे हैं जो आगे पीछे आजाद हुए। और चाइना कहां से कहां आगे बढ़ गया, कहां से कहां पहुंच गया। अगर चाइना भी इसी लड़ाई में होता, मान लीजिए कि वहां पे भी हिंदू भी है और वहां पर जो है नास्तिक भी है, वहां पर बुद्धिस्ट भी है, वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं, तो ये सब इस तरीके से वहां होता तो आज चाइना उस जगह नहीं होता। हमें ये भी देखना है कि हमको यूरोपीय देशों से, हमको अमेरिका से, हमको रूस से, हमको इन जगहों से वो नहीं है। आपको जो है वो देखना पड़ेगा। देखिए अभी जो रूस के अंदर जो बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, तो आप देखिए कि जो इतने सालों की जमी हुई बर्फ थी जो बॉर्डर के ऊपर, और कितने आपस में ही जो लड़ाई में थी बदली हुई थी, वो प्रेम मोहब्बत में बदल के सारी फौजें पीछे चली गई और वहां से जो है सब चीजें जो है तब्बू का रात उखड़ के पहुंच गए, पीछे हो गए सब। तो वजह ये थी कि एक चीज पास आई, समझा। आज जरूरत इस बात की है कि विकास के मामले में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें चाइना के मॉडल पे चलना पड़ेगा, वरना आपको यहाँ पर हर आदमी को ये 80 करोड़ का जो है, जो आप 5 करोड़ का मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये 80 के 90 करोड़ हो जाएंगे। देश में यही सब होता रहेगा। जरूरत इस बात की है कि ये 80 करोड़ जो है वो 8 करोड़ रह जाए।
हर किसी के पास रोजगार हो। आज आउटसोर्सिंग और ये सब पूरा सब चल रहा है, तो जरूरत इस बात की है, ये मेक इन इंडिया वाली बात जो शुरू की है, इसको थोड़ा सा फिल्टर करने की जरूरत है। हमको जहन बनाने की जरूरत है। हमारे प्रोडक्शन जो है, हमारा प्रोडक्टिविटी जो है, हमारा माल जो है, वो चाइना को आप स्टडी कीजिए कि वाई चाइना, वाई नॉट इंडिया। तो भारत में वो प्रोडक्टिविटी तैयार करके, मार्केट कंपटीशन लेकर के, हमें जरूरत इस बात की है कि रोजगारों को उत्पन्न करके, और हमारे पास तो अपनी मार्केट खुद, हमें कोई बाहर नहीं जाना है। हमें तो अपने मुल्क को ही जो है वो उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की जरूरत है, वो हम खुद पैदा करें और आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। तो ये दो मॉडल हमारे हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं कि बहुत कुछ समस्याओं को दूर करने में काफी रहे। धन्यवाद। यस।